नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम आर्ट एंड कल्चर के जो साल भर का करंट अफेयर्स रहा है ना, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है कि जो हिस्ट्री का करंट रहता है ना, उसमें से डायरेक्ट जो करंट में चीज़ें रही हैं उससे उसको स्टैटिक से जोड़ करके सवाल आते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपने देखे होंगे। सीधा करंट को क्या करेंगे, स्टैटिक्स के साथ में जोड़ करके उसको सवाल पूछेंगे। जैसे लास्ट अगर पीवाईक्यूज आप देखोगे तो धौलावीरा पे एक सवाल आ रखा है, ठीक है, सोमनाथ पर सवाल आ रखा है, ठीक है। अगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर कोई स्थल शामिल हुआ है तो वहाँ से पूछेंगे। जो मंदिर शैली है, मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, वहाँ से सवाल आते हैं। बौद्ध जैन धर्म से सवाल आते हैं, हर बार देखा गया, ठीक है। तो इसमें करंट की जो चीज़ें आ रखी है उसको स्टैटिक्स के साथ में जोड़ करके पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हाई हील टॉपिक्स है ना हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ ऐसे फैक्चुअल चीज़ें जो हर बार पूछी जाती है रिपीटेड 1 2 3 सालों के अंतराल में, उन सारी चीज़ों को अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जो चीज़ें नोट करने लायक हो सकती है, मतलब मैं बताऊंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। या फिर अगर आप मैगजीन से भी अपने नोट्स बनाना चाहे तो मैं इस मैगजीन की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, मैंने हाईलाइट कर रखी है चीज़ों को, ठीक है। तो उनको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इस वीडियो के, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की इस बार फिर से नई घोषणा हुई है। उसमें इंडिया का 44वां स्थल शामिल हुआ है। कौन सा है? देखिए, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसमें 12 फोर्ट्स शामिल हैं, किले, उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। देखिए, ये अगर पूछ ले कि सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है ना, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, तो अगर प्रीलिम्स में पूछ ले सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है ये, तो नहीं। एक इनका फोर्ट है जिंजी फोर्ट, जो कि तमिलनाडु में भी स्थित है, ठीक है ना। तो कितने किले? 14 किले। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था इसका सब निर्माण वगैरह, और 19वीं शताब्दी में पेशवाओं के काल तक इसका निर्माण कार्य जारी रहा था, ठीक है। इसमें से कुछ जो किले हैं इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। शिवनेरी किला, जहाँ पर शिवाजी का जन्म हुआ था, ठीक है। राजगढ़ पहाड़ी किला, जिसे हिंद स्वराज के पहले राजनीतिक अड्डे के रूप में भी इसको माना जाता है, ठीक है। और मराठा साम्राज्य की राजधानी भी थी, ठीक है। और जो राजगढ़ का किला है ना, ये वो किला है जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पुरंदर की संधि करी थी ना 1665 में, उस समय जो 12 किले अपने पास रखे थे उनमें से ये एक किला है, ठीक है। तो एक बार आप इसको क्रोनोलॉजिकल वे में, मतलब नॉर्थ टू साउथ भी पढ़ लेना अगर सवाल बनता है तो। जिंजी किला एकमात्र किला है जो तमिलनाडु में स्थित है, मराठा साम्राज्य का, ठीक है। ये कौन सा था? 44th यूनेस्को साइट इनको शामिल किया गया, ठीक है। देखिए, अब कुछ टर्मिनोलॉजी आपने देखी होंगी। एंशियंट हिस्ट्री से क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी उठाते हैं और उनका शब्द अर्थ पूछते हैं कि भाई ये पोस्ट है और इसका अर्थ क्या था। जैसे अगर पूछ ले भाई कि अमात्य क्या होते थे मराठा साम्राज्य में, तो वित्त मंत्री होते थे, सुमंत विदेश मंत्री, पेशवा पीएम होता था वहाँ का, ठीक है, पंडित राव सर्वोच्च पुरोहित होते थे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, जो राजस्व नीति थी ना मराठाओं की, उसमें दो जो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरदेशमुखी और चौथ। देखिए, 2 टाइप के टैक्स होते थे। सरदेशमुखी कौन सा होता था? जो मराठा साम्राज्य जहाँ तक एक्चुअल में फैला हुआ ना, उन सब सीमा के अंदर 10% का टैक्स लगता था। और चौथ क्या होता था? 1/4। चौथ मतलब ऐसे, मतलब शब्द में भी अर्थ है इसका कि 1/4 मतलब चौथ। और ये वो क्षेत्र जो मराठा साम्राज्य के डायरेक्ट हिस्सा नहीं थे, ठीक है, उन क्षेत्रों के कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा मराठा साम्राज्य को देना पड़ता था उनको, ठीक है। तो ये सरदेशमुखी और चौथ है। अब पढ़ते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो स्थल होते हैं इनके बारे में। 1972 में ये मतलब स्टार्ट हुए थे, ठीक है। इसमें 3 टाइप के स्थल होते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित, ठीक है। भारत में टोटल 44 है, उसमें से 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। और एक मिश्रित जो है ना, वो आपको याद रखना है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का,
ठीक है। और भारत दुनिया में छठे स्थान पर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या के मामले में। ठीक है। अब देखिए इनकी घोषणा कैसे होती है, मानदंड क्या है, 10 मानदंड होते हैं, उसमें से अगर कोई एक मानदंड आप पूरा कर रहे हो ना तो आप उसमें शामिल हो जाते हो। जैसे मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान होना चाहिए, सृजनात्मक जो प्रतिभा है उसकी उत्कृष्ट कृति आपकी होनी चाहिए। ठीक है। और हर साल कोई भी जो राष्ट्र है वो केवल एक स्थल को ही विश्व धरोहर समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए नामित कर सकता है। ठीक है। ठीक है। अब बढ़ते आगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर कन्वेंशन की अस्थायी सूची भी होती है और भारत में 2025 में 8 नए स्थलों को इस अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ठीक है। और टोटल अब क्या है कि अगर अगर विश्व धरोहर सूची में जो फाइनल यूनेस्को जो साइट्स घोषित करता है अगर उसमें आना है तो आपको पहले अस्थायी सूची में आपको नाम अनिवार्य रूप से शामिल करवाना पड़ेगा। ठीक है। और टोटल अस्थायी सूची में कितने 69 स्थल है इंडिया में अभी फिलहाल। और जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो एक्चुअल सूची होती है उसमें 44 साइट्स है। ठीक है। अस्थायी सूची में देख लीजिए एरामिटी डिबलू, मतलब ये लाल रेत के टीले टाइप में कुछ संरचनाएं हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और इनका रंग लाल क्यों हुआ है, प्राकृतिक ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है। मेघालय युग की गुफाएं कहाँ पर होंगी, ऑब्वियसली मेघालय में होंगी। तिरुमाला पहाड़ियाँ तिरुमाला तिरुपति कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक है। वर्कला ये केरल में स्थित है। ठीक है। महाबलेश्वर दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में होगा। सेंट मेरी द्वीप समूह ये कर्नाटक में स्थित है। नागा हिल नागालैंड। सलखान फॉसिल पार्क यूपी, ये याद रखना थोड़ा सा। सलखान फॉसिल पार्क कहाँ पर है, यूपी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे खान पान वगैरह फेमस होता है ना, वो क्षेत्र। ठीक है। खान पान के लिए जो रचनात्मक शहर होते हैं, जो फेमस शहर होते हैं। तो हैदराबाद के बाद लखनऊ भारत का दूसरा शहर है जिसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया। अब देखिए ये कुछ शहर है। ठीक है। यूसीसीएन शहर मतलब यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क के। ठीक है। अब इसमें श्रीनगर भी शामिल है शिल्पकला के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए, लखनऊ वही गैस्ट्रोनॉमी के लिए, वाराणसी संगीत के लिए, चेन्नई संगीत के लिए, साहित्य के लिए कोझिकोड, फिल्म के लिए मुंबई और जयपुर शिल्पकला के लिए। तो आपको थोड़ा सा बेसिकली ये आइडिया होना चाहिए कि टोटल शहर है ना वो 9 शहर हो चुके हैं। ठीक है, भारत में। आगे बढ़ते हैं। चोलगंगम झील कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। गंगईकोंड चोलपुरम में 1000 साल पुरानी चोलगंगम झील को विकसित करने का फैसला किया है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है और यहाँ से स्टैटिस्टिक्स से कैसे जोड़ेंगे यूपीएससी। चोलगंगम झील किसके काल में है? ये घोषणा कब हुई है, जब राजेंद्र चोल प्रथम थे ना, उनकी जयंती मनाने के लिए आयोजित आदि तिरुथिराई महोत्सव के दौरान ये जो चोलगंगम झील है इसके मतलब विकसित करने को वापस इसको इनिशिएटिव लिया गया इस टाइम पे। ठीक है। और ये कब हुआ, जब गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है ना उसके 1000 साल पूरे हो गए, तब जाके ये इसके उपलक्ष्य में ये डिसीजन लिया गया कि हम इस झील को विकसित करेंगे। देखिए इस झील को पोन्नेरी झील भी कहते हैं और ये इंसान द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी प्राचीन झीलों में से एक मानी जाती है। अब राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा नदी का पवित्र झील इसमें ला करके डाला था, इसलिए इसको चोलगंगम कहा गया। ठीक है। इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। ठीक है। जो राज प्रथम, पहले थे राज प्रथम, ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रथम, फिर राज सेकंड आते। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम मतलब वहां तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। देखिए चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ा स्टैटिक्स से जोड़ करके पढ़ते हैं। चोल साम्राज्य की शुरुआत पल्लवों के अधीन उरैयूर में वहां की राजधानी थी, उनके सामंत के रूप में ये काम करते थे। और 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के नेतृत्व में मध्यकालीन चोल साम्राज्य की स्थापना होती है। एक एंशिएंट चोल काल भी था और एक मध्यकालीन चोल। ठीक है। और ये जो राज चोल प्रथम है ये मध्यकालीन चोल के शासक थे। ठीक है। और आरंभिक चोलों का जो उल्लेख है ना वो अशोक के सेकंड और जो 13वां जो मुख्य शिलालेख है ना उसमें मिलता है, जो दक्षिण के साम्राज्य थे, तीनों साम्राज्य। ठीक है। चोल साम्राज्य
की जो प्रशासन व्यवस्था है ना, वो प्रांतों को मंडलम कहते थे, वलनाडु, नाडु और कुर्रम, ये हायरार्की थी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, देखिए ग्राम सभा को उर या सभा कहते थे। कूड़ा वोलई प्रथा थी, ये क्या थी कि ग्राम सभा के सदस्यों का जो चुनाव होता था ना, वो पर्चियां निकाल के करते थे, तो उनको क्या कहते थे, कूड़ा वोलई प्रणाली। वेट्टी, बंधुआ मजदूरी करते थे जो जो मजदूर होते थे वो, और जो उसके ऊपर जो कर प्रणाली होती थी वो वेट्टी कहलाती थी। कड़मई, भू राजस्व होता था कड़मई। ठीक है, अब देखिए ये जो चोल साम्राज्य का जो प्रशासन था, जो वो विस्तार था, वो आप देख सकते थे। आप मलय प्रायद्वीप के आसपास और सारा ये जो सुमात्रा के क्षेत्र है, इंडोनेशिया, श्रीलंका के साथ बहुत बड़ा विस्तार था इनके शासनकाल में। प्रमुख चोल बंदर का पूछ सकते हैं, और पीवाईक्यूज में आपने देखा होगा कि सवाल आए भी है। महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, जैसे पुम्पोहार, ये पूछा गया पीवाईक्यू में। ठीक है, और कोरकई। चोल मंदिरों में गंगईकोंड, चोलपुरम, एरातेश्वर, बृहदेश्वर, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। ठीक है, अब इन मंदिरों की थोड़ी सी कुछ डिस्क्रिप्टिव जानकारी दे रखी है। ये तीनों ही जो मंदिर है ना, भगवान शिव के हैं, बृहदेश्वर, गंगईकोंड चोलपुरम और एरातेश्वर। ठीक है, शुरू के दो जो शुरू का मंदिर था वो राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था, बृहदेश्वर। गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम, और राजराज चोल द्वितीय ने बनाया था एरातेश्वर। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक जानकारी जानने की जरूरत नहीं है, द्रविड़ शैली में बना रखे सारे। ये कुछ सुर्खियों में मंदिर थे, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, वाट फो मंदिर, ये मंदिर बैंकॉक में स्थित है, रतन कोशिन द्वीप पर। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा। खीर भवानी मंदिर कश्मीर में। चिम्मचैलम मंदिर विशाखापट्टनम में स्थित है। श्री शैलम मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, प्रिय विहार मंदिर, ये काफ़ी न्यूज़ में था इस बार, इसको आप देख लेना। ये थाई कंबोडिया सीमा है, थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर स्थित है। डांग एक पहाड़ है, वहाँ पर स्थित है, और ये शिव मंदिर है। ठीक है, 2008 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, अब सिंधु घाटी से रिलेटेड कुछ जानकारी है, आपको पता है सिंधु घाटी से जो अगर कोई स्थल वगैरह होते हैं न्यूज़ में, तो वहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। मेहरगढ़ देख लीजिए, मेहरगढ़ एक पाकिस्तान में, अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित पुरातात्विक स्थल है जो नवपाषाण काल का है। ठीक है, बोलन जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है ना, वहाँ पर बोलन दर्रा, वहाँ पर उसके मुहाने पर स्थित है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं। धोलावीरा अपनी विशिष्ट जो जल संचयन प्रणाली थी ना, उसके लिए फेमस है। और यहाँ पर जो नगरों का विभाजन था ना, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगर दो तरीके से बटे हुए थे, ऊपरी शहर और निचला शहर, लेकिन धोलावीरा में यह त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिलता है। लोथल में क्या था, एक डॉकयार्ड था। ठीक है, जहाँ पे समुद्री व्यापार के भी संकेत मिलते हैं। कालीबंगा, जूते हुए खेत मिले हैं, अग्निवेदियाँ मिली है। ठीक है, और राखी गढ़ी जो है ना, वो भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ स्थलों को मैप में दे रखा है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सबसे वेस्ट में सुतकांगडेडोर, आलमगीर सबसे ईस्ट में, दहमाबाद महाराष्ट्र का सबसे साउथ में, और मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तर में स्थित है। ठीक है, इनको आप एक बार लोकेट कर लीजिएगा कौन सा किस क्षेत्र में स्थित है, तो वहाँ से मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं। गुंडारुम शिलालेख क्या है, ये सातवाहन काल के शिलालेख थे, जिसको अभी हाल ही में जो गुंडारम रिजर्व फॉरेस्ट है ना, वहाँ पर 11 शिलालेख मिले हैं, जो कि दक्कन की संस्कृति और राजनीति की पृष्ठभूमि को दिखाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, और ये बिहार के राजगीर में स्थित है। ठीक है, था पहले, अभी इसको वापस रिनोवेट किया गया है, और ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, है ना। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, और 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। अब देखते हैं मूर्तिकला, चित्रकला और कला के कुछ अन्य जो फॉर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी क्या क्या रही है करंट में। देखिए, भगवत गीता और जो नाट्य शास्त्र है ना, उनकी कुछ पांडुलिपियों के संग्रह को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब ये है क्या, उससे पहले जानकारी करते हैं कि जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है ना, उसमें भारत की कुल 13 प्रविष्टियाँ हैं, 13 जो चीज़ें हैं वो शामिल है। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और ये जो कुछ शामिल जो प्रविष्टियाँ हैं, आप देख सकते हैं, मैत्रावरण, इनको आप गूगल करके देख लेना, इनका लेखन किसने किया था, ये किस भाषा में है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ऋग्वेद है, तमिल के जो चिकित्सा पांडुलिपियाँ हैं उनको शामिल किया गया। ठीक है,
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए अब इसके बारे में जानते हैं। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है क्या? 1992 में स्टार्ट किया गया था। और मतलब एक तरीके से क्या है कि संरक्षण की सुविधा प्रदान करना, सभी के लिए सुलभ करना और विरासत के महत्व को समझना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये है कि भाई इसको समझना चाहिए कि ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो प्रोग्राम है ये है किससे रिलेटेड, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। सुर्खियों में कुछ आर्ट फॉर्म्स रहे थे। पश्मीना शॉल कश्मीर की, ठीक है, ये चांग थांगी बकरी है ना उसके ऊन से बनती है, देख लीजिएगा, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। बीदर वेयर फुलदान, बीदर कर्नाटक का है, जीआई टैग मिला हुआ है। चांदी की नक्काशी वाली पर्स उड़ीसा का है ये, और ये हाल ही में जीआई टैग भी इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। लघु अंबाबाड़ी हाथी, ये पश्चिम बंगाल की कलाकृति है, ठीक है। जीआई टैग इसको नहीं मिला हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। पूछ लेके भाई निम्नलिखित में से किसमें जीआई टैग नहीं मिला हुआ है, तो अंबाबाड़ी हाथी। ढोकरा कला ये कहाँ पर है? ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती है, और ये ढोकरा डामर जो जनजातियाँ है ना उनसे रिलेटेड है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्रों में इसको देखा जा सकता है। सोहराई झारखंड की कला है, ठीक है, जीआई टैग मिला है इसको। पट्टचित्र उड़ीसा की एक पारंपरिक कपड़े पर आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है, ठीक है। पट्ट यानी कपड़ा, चित्र यानी पेंटिंग, मतलब कपड़े पे जो पेंटिंग की जाती है। जीआई टैग इसको भी मिला हुआ है। कहाँ की है? उड़ीसा की, ध्यान रखना बस इतना। पटुआ कला पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला है, जीआई टैग मिला हुआ है इसको, ठीक है। अब कुछ पर्सनैलिटीज जो रही थी न्यूज़ में, गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी 500वीं जयंती मनाई गई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने 80 घाट पर अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। और आपको पता है जो लिटरेचर है ना, वहाँ से एटलीस्ट 1 से 2 सवाल हर 1-2 साल में देखने को मिलते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। तो देख सकते हैं इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे हनुमान चालीसा, ठीक है। ब्रज भाषा में 2 रचनाएं थी इनकी, विनय पत्रिका और कवितावली, और अवधी में रामचरितमानस, ठीक है। और इनके देखिए, इनके समकालीन भी पूछ सकते हैं कि भाई तुलसीदास जी के समकालीन कौन कौन था। अकबर, सम्राट अकबर थे। सूरदास जी भी इनके समकालीन थे। शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, संत एकनाथ, मीराबाई, गुरु नानक, ठीक है, शेख अहमद सर हिंदी, ये इनके समकालीन थे। तो पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई गई है। अब इनके कुछ कार्य पूछ सकते हैं आपको कि भाई किस तरीके से इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें सहयोग किया था। इनकी रचनाएं देख लीजिए एक बार। रास्त गोफ्तार इनका एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, जो पारसी समाज में सुधार वगैरह की जो बातचीत इसमें लिखी जाती थी। इनकी 2 रचनाएं और थी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी इन्होंने दी थी कि किस तरीके से जो अंग्रेज थे वो अपने इंडियन जो वेल्थ थी उसको ड्रेन करके ब्रिटेन में लेके जा रहे थे। वॉइस ऑफ इंडिया इनका समाचार पत्र था एक। 1865 में लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नारायण गुरु किस स्टेट से रिलेटेड है? स्टेट केरल, ठीक है। एजवा समुदाय थे। मनुष्यों के लिए एक जाति होनी चाहिए, एक धर्म होना चाहिए और एक ईश्वर होना चाहिए, यानी समानता पर इनके विचार थे। अरविपुरम आंदोलन की शुरुआत करी थी, मंदिर प्रवेश आंदोलन था, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई है, और जनजातीय गौरव दिवस भी इन्हीं की जयंती के आधार पर मनाया जाता है, ठीक है। मुंडा जनजाति से थे। एकेश्वरवाद, इनके विचारधारा एकेश्वरवाद पर टिकी हुई थी, ठीक है। और 1900 में रांची की एक जेल में हैजा के कारण इनका निधन हो गया था। धरती आबा यानी धरती के पिता की उपाधि दी गई। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा ने 1899 में उल गुलान यानी कि एक विद्रोह था, एक आंदोलन था, उसके लिए ये वर्ड आता है, उल गुलान यानी महान हलचल, विद्रोह एक तरीके से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। और 2014 से इसी दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। ये 1931 में कांग्रेस से कराची अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बॉम्बे से विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा था, ठीक है। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे पहले, और उप प्रधानमंत्री भी थे। और 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के सम्मान में 2018 में गुजरात के केवड़िया में इनका जो
बड़ी विशाल मूर्ति है उसको स्थापित किया गया था। बारदोली आंदोलन था ना सत्याग्रह 1928 में, उसी में इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है। और जो इंडिया की जो कंसोलिडेट किया था, आपको पता है जब जितनी इतनी सारी रियासतें वगैरह, उन सबको जोड़ने के लिए जो उनका कार्य था, उनके लिए इनको लौह पुरुष की भी उपाधि दी गई थी। ठीक है। जूनागढ़ को इन्होंने जनमत संग्रह से भारत में एकीकृत किया 1948 में। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 1947 में तो पाकिस्तान के विरुद्ध सहायता के बदले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसिबल विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और हैदराबाद को आपको पता है सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया और 1948 में इसको भारत संघ में शामिल किया गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार वगैरह देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल बहुत कम बनते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए जो नोबेल का शांति पुरस्कार है ना 2025 का, वो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया, जो कि वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर एवं न्याय संगत शांतिपूर्ण बदलाव हेतु उन्होंने संघर्ष किया है। कहाँ की है? वेनेजुएला की है। ठीक है। बस इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। भारत में 2 भारतीय ऐसे थे, भारतीय नागरिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार शांति का मिला हुआ है। वो है मदर टेरेसा 1979 में और कैलाश सत्यार्थी 2014 में। ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 हंगेरियन लेखक लाजिस्लो क्रास्टनाहोर्ज, नाम आप याद रख लीजिएगा, हंगरी के थे ये। ठीक है। हंगरी के हैं, वहाँ पे इनको नोबेल जो साहित्य का नोबेल है वो उनको मिला है। पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत में। और ऐसा पूछ ले कि ये लगातार मिले तो नहीं, ये 3 बार ऐसा टाइम भी रहा है जो जहाँ पर ये पुरस्कार नहीं वितरित किए गए थे। ठीक है। इनकी पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष जो गणतंत्र दिवस होती है उसके पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। 3 पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, हालांकि जो पात्र नहीं है, जो पीएसयू में काम करने वाले जो लोक सेवक हैं। ठीक है। लेकिन डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को दिया जा सकता है। ठीक है। मरणोपरांत सामान्यतः नहीं दिया जाता। ठीक है। जिस तरीके से भारत रत्न दिया जाता है ना, ये पद्म पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते, मतलब जनरली नहीं दिए जाते, दिया जा सकता है। जो समिति होती है पद्म पुरस्कार समिति, उसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री, और फिर स्व नामांकन भी करवा सकते हैं, सार्वजनिक नामांकन की भी अनुमति होती है। लेकिन यह है कि हर साल 120 से अधिक ये पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। ये एक वर्ड रहा था न्यूज में, पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये 1957 में इसको स्टार्ट किया गया था। पहला पुरस्कार 1958 में दिया गया था। एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है नहीं, लास्ट में अपन सीधा जाते हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जहाँ से सवाल हर बार बने। ये देखिए जनजातीय वगैरह है, आप एक बार जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना उसको आप देख लीजिएगा। ये इनको पढ़ लीजिए। सिद्धि जो जनजाति है ना, जो अफ्रीकी भारतीय मूल के जो आदिवासी समुदाय हैं वो वाली जनजाति है। गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ये मतलब रहते हैं। ठीक है। और केंद्र सरकार ने उसको एसटी शामिल किया गया, एसटी के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है। आर्य समाज के 150 साल हो गए, तो इनकी कुछ रचनाएं वगैरह जैसे आर्य दर्पण है 1878, आर्य समाचार, भारत सुदशा प्रवर्तक, हित देश हितैषी है, तो इनको एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपन आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हो गए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, देख ले। 1925 में ईवी में रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये क्या था? समतावादी आंदोलन था। ठीक है। सभी जाति, धर्म, लिंग पर आधारित सभी प्रकार के विद्वेष, जो विभेद थे, द्वेष थे, वो सारे मुक्त हो। ठीक है। उनका एक ही वो मतलब नारा था कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए, तार्किक सोच का निर्माण होना चाहिए। वायकोम सत्याग्रह स्टार्ट किया था, असहयोग में भी अपनी सक्रिय भागीदारी इन्होंने निभाई थी। कुडी अरासू नामक एक तमिल साहित्य साप्ताहिक जो पत्र था ना, लेटर मतलब समाचार पत्र साप्ताहिक, उसको स्टार्ट किया था इन्होंने। और उन्होंने आत्मसम्मान समाजवादी पार्टी, एक राजनीतिक दल की भी स्थापना करी थी। ठीक है। सत्यशोधक समाज 1878, 1873 ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित किया गया। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, यहाँ से पीवाईक्यू में सवाल बने 1-2 बार। ठीक है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932 में गांधी जी द्वारा गठित किया गया था।
ठीक है। तो ये किस किसने गठित किया गया था, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, मतलब शुरू से बाद में किस किस समाज को स्थापित किया गया, एक बार थोड़ा सा इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाइकोम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर में हिंदू जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक अहिंसक नागरिक आंदोलन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संताल विद्रोह, हूल क्रांति भी कहते हैं संताल विद्रोह को, ठीक है। अब देखिए ये उत्सव वगैरह ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, आप नोट से भी पढ़ लेना इसको, मैं ये PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। राष्ट्रमंडल खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन सीधा जाते हैं अपने जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ना उसको। GI टैग ये कुछ कुछ दे रखे हैं, इनको एक बार देख लेना। बहुत सारे GI टैग मिलते हैं हर साल, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो हो, मतलब जहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं वो हाईलाइट मैंने कर रखे हैं, तो उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। GI टैग क्या होता है, किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी पर कोई चीज़ उत्पादित हो रही है तो उसको एक तरीके से मतलब वो कहते हैं ना कि उसको पहचान के लिए एक टैग दिया जाता है, ठीक है। ट्रिप्स समझौते के तहत है ये, और इसकी अवधि होती है 10 वर्ष की होती है, और उसको फिर से रिन्यू करवा सकता है 10 वर्ष के लिए, नवीनीकृत 10 वर्ष के लिए वापस करवाया जा सकता है, ठीक है। इसको उत्पादन करने के लिए कोई नहीं रोकता, मतलब ऐसे अगर टेक्नोलॉजी आपको भी प्राप्त होगी कि भाई इस चीज़ को यहाँ पर कैसे उत्पादित करना, कैसे बनाना, तो वो आप कर सकते हैं। और भारत में GI टैग एक्ट 1999 है, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब ये आता है थोड़ा स्टैटिक्स वाला पोर्शन, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानते हैं। संस्थापक आपको पता है गौतम बुद्ध थे, ठीक है, जिनको बचपन में सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं। यहाँ से सवाल किस तरीके से बनते हैं, देखिए एक तो ये किस कुल से थे, शाक्य कुल के थे, ठीक है। और इनके जो प्रसिद्ध स्थल है ना उनसे सवाल बनते हैं। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण, ठीक है। इनके कुछ मूल सिद्धांत और कंपैरेटिवली भी पूछते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, इन दोनों के कंपैरेटिवली पूछते हैं इनकी शिक्षाओं को लेकर के, ठीक है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य थे, ठीक है। मानवीय दुखों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्गों को बताया था, मध्यम मार्ग जिनको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। और ईश्वर में विश्वास के बजाय ईश्वर से स्वतंत्र नैतिक प्रगति पर बल देते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ठीक है, और नैतिक प्रगति पर ज़्यादा बल देते हैं। आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को तो ये स्वीकार करते हैं, यानी कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन पूरी तरह से उसी रूप में नहीं जैसा कि अन्य धर्मों में होता है। मतलब आपको पता है थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि वैसी धारणा नहीं है जैसा अन्य धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म में है उस तरीके की आत्मा वाली इनकी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को ये स्वीकारते, ईश्वर को नहीं स्वीकारते, जबकि जैन धर्म में ईश्वर को ये स्वीकारते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण संप्रदाय कौन कौन से, हीनयान और महायान, इन दोनों को पढ़ते देखिए कंपेरेटिवली। महायान यानी जो समय के साथ में आधुनिक हो गए, इन्होंने जो पिछड़े हुए जो पहले लोग थे ना उनको हीनयान कहा। हीनयान क्यों कहा गया, वो रूढ़िवादी परंपरा के थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मतलब इस संदर्भ में मूर्ति पूजा का विरोध करना आधुनिक हो सकता है, लेकिन इनके संदर्भ में जो कि मूर्ति पूजा नहीं करते थे वो हीनयानी थे। क्यों, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध को ईश्वर की तरह नहीं मानते थे, पाली भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन महायान के लोग उदारवादी विचारधारा के थे, तो थोड़े बुद्ध और बोधिसत्व में विश्वास रखते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते थे, बोधिसत्व की जो मूर्तियां थी उनकी पूजा करते थे, और संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। थेरवाद हीनयान का उप संप्रदाय था, और जो वज्रयान है वो महायान का, ठीक है। महायान में कुछ चीज़ें, वज्रयान में कुछ चीज़ें ऐसी थी, उसमें ब्राह्मणवादी जो वेद आधारित जो मान्यताएं थी ना वो जुड़ गई, और तारा मुख्य देवी, ठीक है, जो फीमेल डेटी थी, ठीक है। शास्त्रीय तिब्बती भाषा का प्रयोग किया गया इसमें। सौत्रांतिक, संमित, महासंगी, गोकुलिका और भी कुछ संप्रदाय थे। ये भी पूछ सकते हैं, 4 संप्रदाय देते हैं, इसमें से बोल देते हैं कि कौन सा जैन धर्म से रिलेटेड है, तो उसमें एक कोई होगा जो जैन धर्म से रिलेटेड होगा, और 3 होंगे वो बौद्ध धर्म से होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 बौद्ध धर्म के 2 जैन धर्म के, और उसमें फिर ऑप्शन दे दिए कितने पेयर सही है, ठीक है। इस तरीके से बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 हुई थी, राजगिरे, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। इनको याद कीजिएगा, ये किसके संरक्षण में हुई थी, ठीक है, और इनका अध्यक्ष कौन था और इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए। देखिए राजगिरे की जो संगीति थी ना, राजगिरे में अजातशत्रु जो शासक थे
ठीक है, वो थे उस टाइम में शासन में। और महाकश्यप उस टाइम के अध्यक्ष थे। विनय पिटक और सूत पिटक नाम के जो ग्रंथ थे उनका मतलब पाठ हुआ है, उनको संकलित किया गया। ठीक है, वैशाली में सेकंड संगीति होती है और उस टाइम कालाशोक थे सबका भी जो इनके अध्यक्ष थे। और बौद्ध धर्म का पहला विभाजन इसी समय होता है। ठीक है, महासंघिक और स्थिरवादी। पाटलिपुत्र में तीसरी जो संगीति होती है उस टाइम अशोक थे शासनकाल में। मोगलीपुत्र जो तिस्सा थे वो इनके अध्यक्ष थे। और अभिधम पिटक जो थर्ड जो इनका ग्रंथ था ना उनका संकलन होता है। कश्मीर में कनिष्क के टाइम में चौथी संगीति होती है वसुमित्र के अध्यक्षता में। और हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच में विभाजन हो जाता है। ठीक है, ये देखिए साहित्य ग्रंथ सूत पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। विनय पिटक में क्या है, जो भिक्षु थे उनके जो संघ के जीवन थे, संघ का जीवन था, उनके नियम प्रणाली आदि इनकी विशेषताएं थी। अभिधम पिटक में बौद्ध अवधारणाओं की व्याख्या की गई है। ठीक है, बामियान बुद्ध, अफगानिस्तान में बामियान घाटी में बलुआ पत्थर के जो मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन 2001 में तालिबानियों ने इनको नष्ट कर दिया है। और ये जो मूर्ति थी वो गांधार शैली को इंगित करती है। ठीक है, और इससे अपने को पता चलता है कि भाई मध्य एशिया तक भी प्रसार था बौद्ध धर्म का। जैन धर्म, प्रधानमंत्री ने नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। नवकार महामंत्र दिवस किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें आध्यात्मिक समरसता नैतिक चेतना का ये पर्व है। ठीक है, अब देखिए अरिहंत का मतलब होता है केवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। जिन्होंने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली है उनको बोलेंगे अरिहंत। सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति की है। आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं जैन धर्म से रिलेटेड। उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल की मानी जाती है। संस्थापक 24 महान शिक्षक थे जिनको तीर्थंकर बोलते थे। 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम थे ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म में 2 संप्रदाय है प्रमुख, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो कपड़ों का धारण नहीं करते, है ना। अंबर ही उनके लिए वस्त्र है, दिगंबर। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये पढ़ लीजिए। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि क्षेत्र थे जहाँ पर बौद्ध जैन धर्म का प्रचार हुआ था। 72 ईयर्स की एज में पावापुरी में इनका निधन हो गया। ठीक है, पावापुरी में। जैन धर्म अनेकांतवाद में विश्वास रखता है कि यानी सत्य एक नहीं होता है, बहुत सारे सत्य हो सकते हैं। शायदवाद यानी कि कोई भी निरपेक्ष नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है इस संसार में, शायद हो सकता है ना, इस तरीके से शायदवाद। ठीक है, न्यायवाद की भी इन्होंने सिद्धांत दिया था। पंच महाव्रत थे, सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह यानी मतलब जरूरत से ज़्यादा संपत्तियों का संग्रह नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अस्त्य। इसको वर्धमान महावीर ने शामिल किया गया था 5वें महाव्रत के रूप में। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता है, बौद्ध धर्म नहीं करता है। ठीक है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे है। जिन यानी जैन धर्म में एक ऐसी नीति जिनको वो ईश्वर से भी ऊपर मानते हैं। ठीक है, 2 संगीतियाँ होती है पाटलिपुत्र और वैशाली में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में और देवार्तिकिनी। ठीक है, पहली जो संगीति होती है ना वो महावीर की शिक्षाओं में, इसमें 12 अंगों को संकलित किया गया था, मतलब 12 पुस्तकें थी, एक तरीके से 12 ग्रंथ थे उनको संकलित किया गया। और फिर जो सेकंड थे उसमें 11 जो अंग थे, उस टाइम में 12वां जो ग्रंथ था वो लुप्त हो गया था, तो उसमें उस टाइम में 11 अंगों को संकलित किया गया। संतारा प्रथा होती है, इसमें एक जैन धार्मिक प्रथा है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्वेच्छा से उपवास रखता है और फिर जीवन के अंत तक इसको रखे रखता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि संतारा केवल तभी किया जाना चाहिए जब जैन ग्रंथों के अनुसार कि जब आपकी मृत्यु निकट हो, या फिर जब कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था, असाध्य बीमारी या फिर अकाल जैसी चरम परिस्थितियों के कारण अपना धार्मिक कर्तव्य उनका पालन नहीं कर पा रहा है या फिर करने में असमर्थ है, तो उसी टाइम में संतारा करना चाहिए। INS कौंडिन्य या फिर टंकाई विधि थोड़ी न्यूज़ में थी। INS कौंडिन्य जिसे टंकाई पद्धति का उपयोग करके बनाया गया था। ठीक है, इनके ऊपर अजंता के चित्र है। ठीक है, और ये 5वीं शताब्दी का जहाज था। ठीक है, कौंडिन्य एक पौराणिक भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर पार करके दक्षिण पूर्वी एशिया की यात्रा करी थी। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और मैसर्स होदी इनोवेशन के बीच में ये त्रिपक्षीय समझौते के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, टंकाई विधि क्या होती है कि कीलों का उपयोग करने की बजाय लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए सिलाई विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको टंकाई विधि कहते हैं, इसको ध्यान रखना। एंशियंट टाइम में लोथल जो था ना वो जहाज़ों के लिए डॉकयार्ड था उस टाइम पे। ठीक है,
नौसेना में राजेंद्र चोल प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी, श्रेय विजय में यात्रा, शैलेंद्र राजवंश द्वारा शासित। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए भी ने भी विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग जैसे तटीय किलों का निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त थे, उनके पास में भी नौसेना थी। ठीक है ना। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना करी गई है, इसको ध्यान रखना। वज्रपाणी कौन होते हैं? बुद्ध की शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, वज्रपाणी। मंजूश्री बुद्ध की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, और पद्मपाणी बुद्ध की करुणा का प्रतीक है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। ये तीनों बोधिसत्व है। अब आगे बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए विश्व धरोहर स्थल है, टोटल 44 सभी दे रखे हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था, ये मिक्स्ड कैटेगरी का है, और जो दूसरे भी सारे हैं इनको एक बार देख लीजिएगा। सांस्कृतिक स्थल है 36, प्राकृतिक 7 और मिश्रित 1। एक बात याद रखना कि जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल की है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु की है, और कालका शिमला रेलवे है ना हिमाचल प्रदेश की, ये मिलकर एक ही विश्व धरोहर स्थल बनाते हैं, जो जिसे भारत की माउंटेन रेलवे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। एक दो बंदरगाह है जिनको पीवाईक्यूज में पूछ रखा है, मुजिरिस और पुम्पर। मुजिरिस केरल में स्थित है। ठीक है, किसके टाइम पे? ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की जो बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ से काली मिर्च का व्यापार होता था फारस मध्य पूर्व के देशों के साथ में। पुम्पार कावेरीपट्टनम चोल बंदरगाह था, तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी के मुहाने पर। ठीक है, और चोलों की दूसरी राजधानी भी थी। मणिमेखलाई जो रचना है संगम काल में सतनार ने करी थी, इसमें भी इसका उल्लेख है। ठीक है, ये देखिए कुछ प्राचीन और पूर्व मध्यकाल के जो पोर्ट्स हैं एक टाइप से, इनको आप देख लीजिएगा। ताम्रलिप्त, इसमें से 2 से 3 सवाल आ रखे हैं पीवाईक्यूज में, आप देख लीजिएगा। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इनको याद करके आप 1-2 सवाल आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की आर्ट एंड कल्चर की पूरी 1 साल की पीवाईक्यू वाली जो बुकलेट थी PT 365, इसको अपन ने ख़त्म कर दिया है। अगला जो भी अपडेट आएगा उसकी नई अपडेट क्लासेस डाल दी जाएगी प्रथम IAS के चैनल पर। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।